Hello dear students, I am Whispering Botanist. Welcome you in this class. Today we will discuss one of the most important topic for your set exam, that is ecology. Uh, we have done syllabus discussion in yesterday's class. If you not go through it, please check it. So first of all, we will see introduction for ecology, then how it uh, comes from how ecology terms come from. We will see that, and then what factor affecting living organism. We will cover these points in today's session. So first of all, we will see introduction. Ecology is nothing but it is interaction between uh, organism with each other and their environment. तो इकोलॉजी जो होती है, तो ये जो कंसेप्ट होती है इसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एक पॉपुलेशन है या एक इकोसिस्टम है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और जो उनकी सराउंडिंग है मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये हम इकोलॉजी में सीखते हैं। तो इकोलॉजी ये जो है ब्रॉड कंसेप्ट है। इसमें जो की टॉपिक्स है उसमें पॉपुलेशन डायनामिक्स आता है। पॉपुलेशन डायनामिक्स में हम जो पॉपुलेशन है मतलब जो पॉपुलेशन जिसे कहते हैं पॉपुलेशन जो होती है सेम स्पेसीज के जो इंडिविजुअल होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में एट पर्टिकुलर पॉइंट, उसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन में क्या होते हैं, सेम स्पेसीज के इंडिविजुअल होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। तो वो पॉपुलेशन में चेंजेस कैसे होते हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ कब रुकती है, ये सारी स्टडी हम पॉपुलेशन डायनामिक्स में करेंगे। उसके बाद कम्युनिटी स्ट्रक्चर कम्युनिटी मीन्स ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, एक डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनती है, वो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद इकोसिस्टम का फंक्शन जो होते हैं, डिफरेंट फंक्शन, इकोलॉजिकल रूल्स, ये सारी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे जो इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, और एक जो वर्ड है कहाँ से डिराइव हुआ। ये जो वर्ड था ग्रीक वर्ड ओकस और लोगस, ये दो शब्दों से बना है। ओकस का मीनिंग है होम और लोगस का मीनिंग है स्टडी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके होम की स्टडी करते हैं आप, उनके होम की स्टडी करते हैं, तो इसलिए इसे इकोलॉजी कहा जाता है। इंटरकनेक्टेडनेस, तो इकोलॉजी में क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच में। मतलब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट करेंगे, और उसके रिस्पॉन्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे खुद में चेंजेस करेगा, और वो भी जो इन्वायरमेंट पे अफेक्ट करता है। तो ये दोनों का इंटरकनेक्टेडनेस है। इसमें अर्ली पाइनियर्स जो होंगे यर्नस हैकेल, इन्होंने इकोलॉजी की टर्म्स दी थी, और इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है। और अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट जो थे, उनको उनका कंट्रीब्यूशन बायोजियोग्राफी में है। बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर हमने देखा कि इकोलॉजिकल स्टडी में क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये हमने इकोलॉजी के डेफिनेशन में देखा था। तो ये इंटरेक्शन जो होता है वो मेनली दो चीजों से गवर्न होता है। पहली चीज फैक्टर तो यहाँ है बायोटिक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे इकोसिस्टम में वो इंक्लूडेड होंगे। उसमें प्लांट आएंगे, एनिमल आएंगे, आपके माइक्रोब्स आएंगे मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आएंगे, वायरसेस आएंगे, फंजा आएंगे, ये सारे क्या होंगे, बायोटिक फैक्टर होंगे। और अबायोटिक फैक्टर में जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, रेनफॉल है, सॉइल है, एयर है, ह्यूमिडिटी है, ये सारे अबायोटिक फैक्टर आएंगे। ये जो इनमें जो इंटरप्ले होता है वो बहुत ही डायनामिक होता है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर में। वही जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर होगा और इकोसिस्टम के जो फंक्शन होंगे वो डिसाइड करने में रोल प्ले करेंगे। तो इधर देख सकते हैं आप, सनलाइट और हीट जो है ये अबायोटिक फैक्टर है। और बाद में ही ये जो हमें दिख रहे टर्मिट
जो है वो क्या है, बायोटिक है, बर्ड्स बायोटिक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इधर बायोटिक फैक्टर है, कुछ अबायोटिक फैक्टर है, ये वाटर जो है अबायोटिक फैक्टर है। तो इसमें जो इंटरेक्शन है हमें देखने को मिल रहा है। Understanding environment. The environment encompasses of all the surrounding condition where living organisms thrive and interact. Means environment में जिस environment में किसी चीजों से बना है कि जो ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग होगी उसमें जो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, हैबिट मतलब रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, इन्वायरमेंट बोलेंगे। और इन्वायरमेंट में कौन से फैक्टर इंक्लूडेड है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही फैक्टर इंक्लूडेड है। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन कॉम्प्लेक्स वेब इंटरेक्शन विद इन देयर इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो किस पे डिपेंड होगा, जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ उस पे डिपेंड होगा। ये जो फैक्टर्स है, जैसे कि इसमें क्या देखा है हमने, लाइट देखा है, बाद में टेम्परेचर देखा है, ये फैक्टर भी एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे। और उसमें बायोटिक फैक्टर मतलब बायोटिक और अबायोटिक तो करेंगे ही, मतलब बायोटिक में भी प्लांट्स और एनिमल्स का इंटरेक्शन होगा और एनिमल्स और माइक्रोब्स का इंटरेक्शन होगा। तो ये बहुत क्या कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, एक वे भी रहता है। तो लाइट तो प्लांट्स पे प्लांट्स एनिमल दोनों को भी इफेक्ट करेगी, ये ऐसा इंटरेक्शन है। द इंट्रिकेट वेब इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस देयर सर्वाइवल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवोल्यूशन। ये जो वेब ऑफ इंटरेक्शन है, तो ये क्या करता है, वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके सर्वाइवल और डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि समझ लीजिए कि उधर एक स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, तो उधर उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और दूसरा समझ लीजिए कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, वो इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है, तो उधर उसका सर्वाइवल और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो इवोल्यूशन जो इसमें क्या होगा, इवोल्यूशन क्या, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसको टैकल करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म होगा उधर अडेप्टेशन करेगा, और यही छोटे छोटे अडेप्टेशन बाद में इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अ, तो इसमें देखेंगे हम कौन से फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करते रहे। पहला तो है एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, रेनफॉल एंड फायर एंड टोपोग्राफी। ये सारे पॉइंट वन बाय वन हम इन डिटेल में देखेंगे। पहला तो है लाइट, अबायोटिक फैक्टर देख रहे हैं। तो पहला जो लाइट है वो क्या करता है, पहले तो प्लांट में देखेंगे हम, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोटोसिंथेसिस ओनली प्लांट्स ही है जो ऑटोट्रॉपिक है। तो सारे जो ऑर्गेनिज्म है फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के लिए। तो जो एनर्जी सोर्स है इनडायरेक्टली सब ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, लाइट ही है। क्योंकि लाइट होगी तो ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, वही तो ही वो फूड तैयार कर सकेंगे, और उसी फूड पे बाकी ऑर्गेनिज्म डिपेंड है। उसके बाद फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म इज कंसेप्ट वेयर प्लांट मूव्स ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट सोर्स। लाइट सोर्स की तरफ प्लांट की मूवमेंट होती है। मोटोमॉर्फोजेनेसिस, इस ये कंसेप्ट क्या है कि प्लांट जो होता है डार्क कंडीशन और लाइट कंडीशन में डिफरेंशियली डेवलप होता है। मतलब लाइट कंडीशन जब होगी उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होगी, वही डार्क कंडीशन में उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि उधर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। कभी कभी हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो डार्क कंडीशन में ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो क्लोरोफिल का कंटेंट है वो ज्यादा नहीं होता है, और स्टेम भी उधर जो स्टेम की भी ग्रोथ ज्यादा हुई होती है, और सीडलिंग जो होती है डार्क कंडीशन में वो वीक होती है। तो पिगमेंटेशन, उसके बाद में आया पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन क्या कि लाइट जो है प्लांट और एनिमल दोनों में पिगमेंट फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हम पिछले वाले कंसेप्ट में भी देखा फोटोमॉर्फोजेनेसिस में कि लाइट कंडीशन में जो है प्लांट ज्यादा ग्रीन रहता है और डार्क कंडीशन में पेल येलो रहता है, क्योंकि उधर पिगमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हुआ होता है। तो एनिमल में भी ये देखा जाता है कि मेलानिन जो है
जो इक्वेटर रीजन में रहते हैं, इक्वेटर के नजदीक रहते हैं, उनमें मेलानिन पिगमेंट का ज्यादा सिंथेसिस होता है, और जो पोल्स पे रहते हैं उसमें मेलानिन का सिंथेसिस कम होता है, क्योंकि जो इक्वेटर पे रहेंगे उसमें जो मेलानिन है वो इक्वेटर रीजन पे ऑर्गेनिज्म रहेंगे, उधर क्या होता है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आती है, इसकी वजह से जो यूवी रेज है उनसे बचने के लिए यहाँ मेलानिन का सिंथेसिस होता है, और मेलानिन यूवी रेज से और स्किन कैंसर, यूवी रेज और डीएनए डैमेज से, यूवी रेज के कारण होने वाले डीएनए डैमेज से हमें बचाने का काम करता है। इसलिए इक्वेटर पे जो लोग रहते हैं उनका कलर डार्क होता है। लाइट आल्सो इन्फ्लुएंस एनिमल बिहेवियर, विजन एंड पिगमेंटेशन। तो लाइट जो है एनिमल बिहेवियर, विजन और पिगमेंटेशन में भी रोल प्ले करती है। कुछ फिशेस जो होते हैं डीप सी में होते हैं, जिधर लाइट नहीं पहुंचती, उधर जो फिशेस है कुछ में विजन भी नहीं पाया जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म। जो टेम्परेचर का इफेक्ट है ये प्लांट ग्रोथ, एनिमल बिहेवियर एंड स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन में रोल प्ले करता है। टेम्परेट जो है टेम्परेचर जो है ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल चांसेस कैसे होंगे ये डिसाइड करता है। और सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है, क्योंकि प्लांट में भी देखेंगे हम, तो उधर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी पे ही उधर पोलर वायबिलिटी जो है होती है स्टेबल रह सकती है। तो उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टेम्परेचर जो होता है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट है वो भी डिसाइड करता है, और टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है बॉडी में उनको भी इन्फ्लुएंस करता है। इसके मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म को क्लास ग्रुप किए गए हैं। पहला है इंडोथर्म, उसको ही वार्म ब्लडेड कहा जाता है, वर्सेस इक्टोथर्म, उनको कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। इंडोथर्म में जो एंडोथर्म जो होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, क्योंकि उनको वो क्या करते हैं, इंटरनल प्रोसेस के थ्रू हीट जनरेट करते हैं, और इसके कारण इंडोथर्म में जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो स्टेबल होता है। मगर इक्टोथर्म में क्या होता है कि वो विद इन बॉडी हीट जनरेट नहीं कर सकते, तो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा उसके साथ ही वो क्या होते हैं, अडाप्ट होते हैं। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ही उनके बॉडी टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, उनका बॉडी टेम्परेचर स्टेबल नहीं होता है। तो एक्टिविटी, इंडोथर्म जो है वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर में एक्टिव रह सकते हैं, क्योंकि इंडोथर्म की बॉडी क्या कर रही है, इंटरनल हीट जनरेट कर रही है। मगर इक्टोथर्म क्या होते हैं, टोटली बाहर के एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड होते हैं। बाहर बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो गई तो उनकी बॉडी भी अ, ठंडी पड़ जाएगी, और बाहर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो उनकी बॉडी भी गर ज्यादा गर्म हो जाएगी। इसकी वजह से उनका जो उनकी जो वो जो होते हैं ज्यादा स्टेबल नहीं होते, मतलब किसी इन्वायरमेंट में अडप्ट नहीं हो सकते, जैसे कि इंडोथर्म पाए जाते हैं। इंडोथर्म जनरेट देयर ओन इंटरनल हीट, while ectotherm get it from external source। तो इधर पूरा हम कंपैरिजन देख सकते हैं कि इक्टोथर्म जो होते हैं ते जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड होते हैं, उनके बॉडी में कोई हीट जनरेट नहीं हो सकती। और इंडोथर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बॉडी में इंटरनल जनरेशन ऑफ हीट करते हैं और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इनको इक्टोथर्म को कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है और इनको वार्म ब्लडेड। इक्टोथर्म जो है उसमें इन्वर्टिब्रेट्स आएंगे, फिश आएगी, एम्फीबियंस आएंगे और रेप्टाइल्स आएंगे, और उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स जो है इंडोथर्म के एग्जाम्पल आएंगे। तो ये ये होगा। उसके बाद रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विथ यूज ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर सोर्स।
तो इसमें जो बॉडी टेम्परेचर होगा एक्सटर्नल सोर्स से रेगुलेट किया जाएगा एक्टोथर्म में। और इंडोथर्म में जो इंटरनल प्रोसेस है वो क्या करेंगे, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। बॉडी टेम्परेचर जो है टाइम के हिसाब से वेरी होता रहेगा, क्योंकि वो क्या नहीं कर रहे, इंटरनल हीट जनरेट नहीं कर रहे एक्टोथर्म। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे ही ये इधर क्या होगा, जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे इक्टोथर्म के बॉडी टेम्परेचर में भी चेंजेस आएंगे। मगर मगर इंडोथर्म में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि वो खुद के बॉडी में हीट जनरेट करते एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से। बॉडी टेम्परेचर ऑफ इंडोथर्म वेरीज विथ देयर सराउंडिंग। उसके बाद लेस एक्टिव इन कोल्ड टेम्परेचर, जो एक्टोथर्म होते हैं वो हीट जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए जो कोल्ड टेम्परेचर होता है तब कोल्ड पीरियड में वो लेस एक्टिव होते हैं। मगर इंडोथर्म वो एक्टोथर्म नहीं रह सकते एक्टिव कोल्ड टेम्परेचर में, मगर इंडोथर्म खुद के बॉडी में इंटरनल हीट जनरेट करवा रहे हैं, इसकी वजह से वो कोल्ड टेम्परेचर में भी स्टेबल रह सकते हैं, कोल्ड इन्वायरमेंट में भी। कोल्ड इन्वायरमेंट और वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट, कोल्ड हो या हीट भी हो, उधर उधर वो स्टेबली रह सकते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के हिसाब से वैरी नहीं कर रहा है। मगर इक्टोथर्म का सराउंडिंग के हिसाब से वैरी कर रहा है, इसलिए वो उधर क्या होगा कि जो कोल्ड टेम्परेचर है उस उधर वो इक्टोथर्म नहीं रह पाएंगे। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लेस है, और इनका इंडोथर्म का जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मोर है, क्योंकि जो इक्टोथर्म है वो क्या नहीं कर सकते, कोल्ड टेम्परेचर में एक्टिव नहीं रह सकते, और वाइड रेंज मगर इंडोथर्म जो है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या कर सकते, सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इंडोथर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जियोलॉजिकल वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इक्टोथर्म। जो इक्टोथर्म होते हैं उनको लेस फूड रिक्वायर है, क्योंकि उनके यहाँ क्या नहीं होता है, इंटरनल हीट जनरेट नहीं होती। मगर इंडोथर्म में क्या होता है कि हाई हीट जनरेशन होता है, इंटरनल बॉडी में हीट जनरेशन होता है, इसलिए उनको ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट है। इनमें मेटाबॉलिक रेट भी कम है, क्योंकि इनमें इंटरनल हीट जनरेशन नहीं हो रहा है। मगर जो ये है हमारा इंडोथर्म, उनमें मोर फूड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंटरनल हीट जनरेशन हो रहा है इन्वायरमेंट में स्टेबली सर्वाइव करने के लिए। और इन दोनों में भी डिफरेंस हमने देख लिए, तो चलिए आगे चलते। इफेक्ट ऑफ रेनफॉल एंड फायर, और फायर और रेनफॉल का इफेक्ट क्या होता है इसमें हम देखेंगे। वेट अ मिनट। तो जहाँ रेनफॉल ज्यादा होगा, मतलब जिधर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, उधर एक्वेटिक इकोसिस्टम डेवलप होगी, और उसमें वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में सर्वाइव करने वाले प्लांट्स और ऑर्गेनिज एनिमल्स होंगे एक्वेटिक, वो उस तरह से डेवलप होंगे, उस तरह से उधर तरीके से उधर अडेप्टेशन होगा। उसके बाद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है, इधर क्या होता है कि जो रेनफॉल है वो क्या करता है प्लांट और एनिमल के डाइवर्सिटी जो है उनको उनको अफेक्ट करने का काम करता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी मेसोफाइट जो होते हैं, अ, वो क्या होते हैं कि ऐसे प्लांट होते हैं जो मॉडरेट रेनफॉल में सर्वाइव कर सकेंगे। और मेसोकॉइल जो
मेसोकॉइल एनिमल होते हैं जो क्या करेंगे, मॉडरेट रेनफॉल में सर्वाइव कर सकेंगे। और जीरोफाइट जो होते हैं ड्राई कंडीशन में अडाप्ट करने वाले प्लांट्स होते हैं। और जीरो कॉइल जो होते हैं एनिमल होते हैं जो कि ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सकेंगे। इस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ये अलग अलग अडाप्टेशन करेंगे। जैसे कि जीरो कॉइल जो है वो क्या नॉक्टर्नल बिहेवियर और डिफरेंट अडाप्टेशन करेंगे। और जेरोफाइट्स क्या करेंगे, थिक क्यूटिकल, वाटर इवोपरेशन कम से कम हो इस, और जो लिप सरफेस एरिया है वो कम करते हैं, वाटर इवोपरेशन कम से कम रखना है। और स्ट्रोमाटा भी इनके जो है एट नाइट टाइम मेजोरिटी प्लांट्स के ओपन होते हैं, तो उसके कारण इवोपरेशन ज्यादा नहीं होता है। तो ये अडाप्टेशन ऐसे करवाते हैं। तो फायर जो है, अगला क्या है फायर। वो फायर जो है ग्रासलैंड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करवाते, ग्रासलैंड इकोसिस्टम मेंटेन करवाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें फायर जो है क्या करते हैं कि जो ग्रासलैंड है उधर रेगुलरली फायर्स लगती रहती है, नेचुरल फायर्स। तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रासेस है फायर रेजिस्टेंट है, जिन ग्रासेस के सीड्स फायर रेजिस्टेंट है वही उधर सर्वाइव कर सकते हैं। इस कारण उधर दूसरे जो स्पेसीज है वो सरवाइव नहीं कर सकते। और इसके कारण उधर क्या होती है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम मेंटेन होती है, क्योंकि उधर सिर्फ सरवाइव कौन कर सकता है, फायर रेजिस्टेंट रेजिलेंट ग्रासेस ही कर पाएंगे। दूसरे जो ट्री होंगे या श्रब्स होंगे वो उधर ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस तरह के से फायर उधर जो इकोसिस्टम ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो मेंटेन करने में हेल्प करती है। टोपोग्राफिक फैक्टर्स, ले ऑफ लैंड। तो टोपोग्राफिक फैक्टर जो है जैसे कि लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, ये भी अ, ये भी क्या करते हैं, बायोडायवर्सिटी में रोल प्ले करते हैं, बायोडायवर्सिटी को अफेक्ट करने में और लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि लैटिट्यूड जो है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर के पास से जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड बोलते हैं। इक्वेटर के इक्वेटर से इट इज डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। विच अफेक्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव, मतलब वो इक्वेटर जो होता है क्या होता है, सन उधर डायरेक्ट सनलाइट रिसीव होती है। तो डायरेक्ट मोर मोर सनलाइट जितना एक एक रीजन इक्वेटर के पास, सॉरी लैटिट्यूड के पास होगा उधर ज्यादा सनलाइट रिसीव होगी। जितना लैटिट्यूड के पास इक्वेटर के पास होगा उतनी ज्यादा सनलाइट रिसीव होगी, जितना कम लैटिट्यूड होगा उतनी ज्यादा सनलाइट उधर रिसीव होगी। मतलब उधर का इन्वायरमेंट कैसा होगा, वार्मर होगा। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे उधर लेस सनलाइट, मतलब जैसे जैसे हम पोलर रीजन में जाते हैं उधर लेस सनलाइट रिसीव होगी और उधर इन्वायरमेंट जो होगा वो कैसा होगा, कोल्डर होगा। ये लैटिट्यूड है स्पेसिस रिचनेस को भी अफेक्ट करवाता है। जैसे कि अ, जैसे जैसे हम लैटिट्यूड से दूर जाते, इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे डाइवर्सिटी कम हो जाती है, कम होती जाती है। टुवर्ड जो पोल है, इक्वेटर टू पोल्स, डाइवर्सिटी कम होती जाती है। इसी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इक्वेटर के पास ही सिचुएटेड है। और वो जो है हब से किस बायोडाइवर्सिटी उधर सबसे ज्यादा है, वो बायोडाइवर्सिटी हब से, क्योंकि उधर स्टेबल टेम्परेचर है, अबंडेंट रेनफॉल है एंड ईयर राउंड प्रोडक्टिविटी वहां होती है। उसके बाद अल्टीट्यूड देखेंगे, अल्टीट्यूड जो होता है हाइट अबव सी लेवल। जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे उधर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। और ये जो होता है, ये जो होता है किस कारण होता है, क्योंकि वहाँ एयर प्रेशर कम होता है, हायर ऑल्टीट्यूड पे एयर प्रेशर कम होगा। इस वजह से वहाँ लेस हीट रिटेंशन वहाँ कैसे होगा, कम होगा, क्योंकि एयर प्रेशर कम होगा हायर ऑल्टीट्यूड पे, इसके कारण हीट रिटेंशन कम होगा, उसके कारण टेम्परेचर कम होगा। और उसके कारण उधर क्या, ऑर्गेनिज्म उतने
सरवाइव नहीं कर सकेगी। हमने देखा था इक्टोथर्म का कोल्डर रीजन में सरवाइव नहीं करते। तो इधर क्या डाइवर्सिटी कम होगी, बायोडाइवर्सिटी हायर अल्टीट्यूड पे कम होंगी। और इधर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम रहता है, हायर अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है। तो यहाँ और उसके बाद इधर सॉइल की जो लेयर भी होती है, सॉइल की डेप्थ, वाटर रिटेंशन, ये भी ज्यादा नहीं होता है यार, इसलिए अल्टीट्यूड पे बहुत कम डाइवर्सिटी देखी जाती है। और जो स्पेसीज होंगे उधर, वो उसी एरिया के लिए रेस्ट्रिक्टेड होंगे, उसी एरिया के लिए अडॉप्टेड होंगे। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन की है, माउंटेन की डायरेक्शन है, वो भी क्या, वो रेनफॉल को अफेक्ट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल को अफेक्ट करने में रोल प्ले करती है। जाओ ने लेक्चर चालू है। सो जो डायरेक्शन है वो क्या करती है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इफेक्ट करती है। मतलब ये देखिए, इस साइड से क्लाउड आ रहे हैं तो इधर रेनफॉल ज्यादा होगा, तो इधर बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ ज्यादा अवेलेबल है। अ, और उसके अपोजिट साइड में जो है रेनफॉल नहीं हो पा रहा है, बहुत ही कम रेनफॉल रहेगा इधर, तो इधर बायोडाइवर्सिटी कम होगी। तो इस इफेक्ट को हम रेन शैडो इफेक्ट या लीवर्ड इफेक्ट बोलते हैं। और जो रेन शैडो रीजन है वहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ही कम होगी। एडेबिक फैक्टर जो होंगे सॉइल कैरेक्टर्स को ही हम एडेबिक फैक्टर्स बोलते हैं। तो पार्टिकल साइज जो होती है वो डिफरेंट होती है, उसके बेसिस पे तीन टाइप के हम क्लासिफिकेशन सॉइल के कर सकते हैं। पहले तो लार्ज पार्टिकल्स, इसमें लोअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी क्योंकि पोर साइज पार्टिकल कैसे लार्ज है, तो वाटर जो होगा डायरेक्टली क्या होगा, ड्रेनेज ड्रेन हो जाएगा। और इसमें गुड एरिएशन मगर गुड होगा, अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ को क्यों एरिएशन के लिए बहुत ही स्पेस अवेलेबल है। मीडियम पार्टिकल इसको सैंड बोलते हैं, लार्ज पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल साइज जो होगी उसको स्लिट बोलेंगे। इसमें मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मॉडरेट एरिएशन है, इसको स्लिट बोलेंगे। स्मॉल पार्टिकल साइज है तो इधर हायर वाटर कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी है, मगर एरिएशन बहुत ही पूरे, इसे क्ले बोला जाता है। सॉइल वाटर, तो सॉइल वाटर जो है इसमें जो वाटर सॉइल में पाया जाता है और प्लांट के ग्रोथ के लिए इसेंशियली इसको सॉइल वाटर बोला जाता है। तो इसके जो क्लासिफिकेशन है वो रिटेंशन मैकेनिज्म और अवेलेबिलिटी के बेसिस पे तीन तरह के ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहला तो है वाटर ड्रेनेज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर में क्या हुए कि जो वाटर है उसका ड्रेनेज क्या होता है, लार्ज पोर्स के थ्रू ड्यू टू ग्रेविटी फास्ट हो जाता है। तो वाटर ड्रेनेज जो होता है, ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है वो क्या होता है, क्विकली ड्रेन हो जाता है और सॉइल में रिटेन नहीं हो सकता है। और जो वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी वहां ये अवेलेबल होगा। और ये क्या व्हाट अने प्लांट की यूजेस के लिए अनेबल अनअवेलेबल अवेलेबल होगा, क्योंकि रैपिड ड्रेनेज हो रहा है इसके लिए, इसलिए ये जो प्लांट के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि रैपिडली ड्रेन हो रहा है, वो रिटेन नहीं कर रहा है। उसके बाद कैपिलरी वाटर है, जो वाटर पोर्स है, माइक्रोपोर्स है सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर। ड्यू टू सरफेस टेंशन वाटर उधर क्या करता है, एक्यूमुलेट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कैपिलरी वाटर। और ये जो है मेन सोर्स ऑफ वाटर है जो प्लांट के लिए अवेलेबल है। और ये जो है सॉइल पार्टिकल्स के अराउंड कंटिन्यूअस फिल्म बनाता है। प्लांट अवेलेबिलिटी, ये रेडिली अवेलेबल प्लांट रूट्स, ये डायरेक्टली प्लांट रूट्स के लिए अवेलेबल होगा। तो ये कौन सा होता है, कैपिलरी वाटर, जो कि माइक्रोपोर्स में एक्यूमुलेट हो गया है सरफेस टेंशन की वजह से। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये जो होती है बहुत ही थिन फिल्म होती है और सॉइल पार्टिकल से टाइटली बाइंडेड
होती है। इसकी कैरेक्टर क्या है? ये हाई टेंशन, हेल्ड अंडर हाई टेंशन की वजह से वो सॉइल पार्टिकल के अराउंड एक थिन फिल्म बनाती है। ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, और ये जो है ऑल टाइप्स के सॉइल में पाई जाती है। ग्रेविटी और स्पेशली इन ड्राई कंडीशन, और ये कब पाया जाता है? स्पेशली ड्राई कंडीशन में पाया जाता है। उसके बाद इडेपिक फैक्टर। इडेपिक फैक्टर में सॉइल पीएच एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट। तो सॉइल पीएच जो है और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पे बहुत मेजरली इफेक्ट करता है। उसकी वजह से कौन से ऑर्गेनिज्म उस सॉइल पीएच में सर्वाइव कर सकेंगे, वो अ, किसके कौन से ऑर्गेनिज्म वो सॉइल में सर्वाइव कर सकेंगे, उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकेंगे, इस एक उसके ऊपर डिपेंड है सॉइल पीएच के। अगर हाईली एसिडिक सॉइल होगी तो उधर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होगी, और लिमिटेड रेंज ऑफ प्लांट्स वहां टॉलरेट कर सकेंगे इस कंडीशन में। उसके बाद मॉडरेटली एसिडिक बेसिक सॉइल होगी, तो वहाँ हाई न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होगी, और वो डाइवर्स प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करेंगे। पहले तो हाईली एसिडिक में लो नो लो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है, इसलिए वजह से बहुत ही कम रेंज के जो एसिडिक कंडीशन को सर्वाइव कर सकेंगे, ऐसे ही प्लांट्स उधर और माइक्रोब्स उधर सर्वाइव कर सकेंगे। और मॉडरेटली एसिडिक में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए और सॉइल पीएच भी मॉडरेटली एसिडिक और बेसिक है, इसलिए यहाँ जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कर सकेंगे? सर्वाइव कर सकेंगे। इसके बाद तीसरा जो हाईली बेसिक, इसमें भी जो है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम होगी। इसकी वजह से वहाँ जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद न्यूट्रिएंट कंटेंट है। जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करवाता है। तो इसमें जो ग्रासलैंड है वहाँ न्यूट्रिएंट कंटेंट कैसा होता है? हाई होता है, क्योंकि वहाँ कंटिन्यूअस डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ की जो इकोसिस्टम है वहाँ रैपिड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हाई न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट जो होता है वहाँ मॉडरेट न्यूट्रिएंट लेवल होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है थ्रू आउट इकोसिस्टम चालू रहती है। टेम्परेट फॉरेस्ट में भी मॉडरेट न्यूट्रिएंट लेवल अवेलेबल होते हैं। सबसे हाई ग्रासलैंड, उसके बाद टेम्परेट, और सबसे लास्ट में लो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि उधर रैपिड न्यूट्रिशन साइक्लिंग और लीचिंग होती रहती है, क्योंकि उधर कंटिन्यूस रेनफॉल होता रहता है। इसकी वजह से उधर जो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रैपिड न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल जो है यहाँ की रैपिड है, उतना टाइम नहीं मिलता है न्यूट्रिएंट साइकिल को, और न्यूट्रिएंट की लीचिंग होती रहती है। वो जो रेनफॉल होता है उसमें रेनफॉल के साथ वाटर न्यूट्रिएंट क्या लीच आउट होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में आप अ, अगला टॉपिक देखेंगे इकोलॉजी का। तो थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट, please let me know in comment section. Thank you.